प्यारे बच्चों, आज हम लोग चाणक्य स्टडी पॉइंट द्वारा आयोजित मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2020-21 के विषय में बात करने जा रहे हैं। यह परीक्षा 20/12/2020 को 9th क्लास के लिए आयोजित किया गया था और जिसमें आप लोगों को 100 प्रश्न पूछे गए। इन 100 प्रश्नों का जो सही उत्तर होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि जो चाणक्य स्टडी पॉइंट है वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्यों करवा रही है और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, मैं उसके विषय में बड़ा ही संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि 2012 में संस्थान के आसपास के छात्र छात्राओं का जब रिजल्ट गड़बड़ाया था मैट्रिकुलेशन का, तो संस्थान ने यह अनुभव किया कि आखिर किस कारण से यह रिजल्ट गड़बड़ाया बच्चों का। वैसे संस्थान के बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतर था, लेकिन आस पड़ोस में जो एक माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा था। तो संस्थान ने आस पड़ोस के जो स्कूल थे उनके हाई स्कूल के शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने बहुत ही सहयोगात्मक रूप से सामने आए और उन्होंने बताया कि अगर बच्चों का मैथमेटिक्स के प्रति जो भय है या जो मैथमेटिक्स के प्रति जो इंटरेस्ट नहीं है, ये अगर ठीक ठाक हो जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट बेहतर होगा। और सही बात था कि रिजल्ट अगर किसी भी बच्चे का ख़राब हुआ था तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स के कारण। तब संस्थान ने इस पर एनालिसिस किया और फिर जो है एक मैथमेटिक्स प्रतियोगिता करवाने का निर्णय लिया, जो हर वर्ष दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। पिछले 10 वर्ष से लगभग ये आयोजित हो रहा है और आस पड़ोस के लगभग 1000-2000 बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका परिणाम ये रहा कि हर वर्ष जो है उत्तरोत्तर रिजल्ट बेहतर होता चला गया। और ये मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ संस्थान का ही योगदान रहा है, बच्चे ने मेहनत किया है, लेकिन संस्थान का ये योगदान ज़रूर रहा कि रिजल्ट बनाने में जो सहयोग होना चाहिए था वो मिला। खैर, ये बात सब हम लोग फिर भविष्य में भी करेंगे, लेकिन हम लोग अब चलते हैं परीक्षा पे। मैं सबसे पहले ये भी आपको बता दूं कि आप जो भी है सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है और इन सभी प्रश्नों पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपके 4 नंबर मिलेंगे। अगर कोई भी प्रश्न अथवा विकल्प अगर अंकन गलत हुआ, ये भी संस्थान इस विषय को रखा गया है कि अगर जो है टाइपिंग में या क्वेश्चन में कहीं एरर होगा तो उस एरर के बदले आपको पनिशमेंट ना मिल करके बल्कि आपको जो है उस के बदले में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई प्रश्न गलत है या उसका ऑप्शन नहीं सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप अस्वस्थ रहें, अगर आपने सही बनाया है तो आपको निश्चित रूप से नंबर मिलेगा। लेकिन अगर प्रश्न सही है और आपके हिसाब से गलत है तो आप पहले आकर के ऑफिस में मिल करके इस पर चर्चा कर सकते हैं। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि चरमान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक क्या होगा। ये स्टैटिक्स से है और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये इसका उत्तर डी होना चाहिए, जो ये डी है, जो 3 होना चाहिए। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुलक से है कि 1 2 3 4 5 5 4 3 4 2 1 5 का बहुलक ज्ञात करना है और इसमें भी जो है 5 जो अंक वाली संख्या है वो ज़्यादा है, तो इसका भी उत्तर डी होगा। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 2 6 6 5 5 4 3 2 5 का बहुलक क्या होगा। इसमें भी देखें तो 5 3 बार है, बाद बाकी सभी अंक जो है उसके बनिस्पत कम है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर भी 5 यानी बी होगा। 31 15 47 91 12 56 29 61 65 55 का माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका अगर हम लोग माध्यिका करेंगे तो इसको सबसे पहले सीरियली क्रम में लिखेंगे। जैसे कि सबसे छोटी संख्या मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 12 है, फिर इसके बाद आप 15 लिख सकते हैं। इसी तरह से सीरियली क्रम में जाएंगे और जो बीच वाला होगा, अगर ये विषम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सम है तो इसके बीच वाला 2 को
2 को तो इसका माध्यिका जो है ये होना चाहिए आपको डी नंबर 51 4 का। 5 का मैं देख पा रहा हूँ, 5 का उत्तर होगा बी। 6 का उत्तर होगा ए। 7 का उत्तर होगा बी। 7 का उत्तर बी इसलिए होगा क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि बहुलक वर्ग क्या है जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता 51 है और ये 30 से 40 है, इसलिए बी होगा। फिर 8 का देखना है, 8 का माध्यिका पूछा जा रहा है कि माध्यिका कौन होगा। तो माध्यिका यानी 19 वाला जो बारंबारता वाला है यानी 20 से 30, तो इसका जो है ये माध्यिका होगा। फिर आगे बढ़े हम लोग, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता यानी कि 0 असंभव घटना, अगर संभव एकदम 100% की यही होगा तो वह होगा 1, यानी श्योरिटी घटना के लिए। बाद में क्या प्रायिकता के सूत्र जानते ही होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा जो है अगर उछाला जाता है तो सम कितना है, विषम कितना है। तो सम जो है आप पासा देखे होंगे तो सम हो गया 2, 4 और 6 और विषम हो गया 1, 3, 5। तो निश्चित रूप से 50-50 है तो 1:2 होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ें, एक थैले में 5 उजला और 7 लाल गोलियां हैं। एक गोली यादृच्छा अगर निकालते यानी अचानक निकाल लेते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गोली जो निकल रही है वो लाल ही है। तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि लाल की संख्या कितनी है, तो वो है आपको 7 और टोटल गेंद कितने हैं तो 7, 5, 12 यानी 7:12 यानी बी नंबर उत्तर होगा। 8 नंबर में देखते हैं कि अगर किसी की प्रायिकता पी का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.42 है तो इसका नहीं का प्रायिकता क्या होगा। तो इसमें आप 1 में से 0.42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा घट करके 8, तो हो गया 50, 5 यानी कि 0.58। तो ये होगा उसका उत्तर ए। फिर हम लोग बढ़े 13 नंबर में। 13 नंबर में है कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 13 नंबर में देखते हैं कि 5 से कम यानी कि कौन कौन हो गया 1, 2, 3, 4 और टोटल कितना है तो 4 बटा कितना हो गया 6, तो 2, 3 यानी कितना हो गया 0.6। तो इसका उत्तर होगा बी, सॉरी डी में है 0.6। आगे बढ़े हम लोग 14 नंबर में देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तो ठीक एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 14 का उत्तर होगा सी, चूँकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं चित और पट, तो इस हिसाब से एक चित एक पट आएगा या एक चित आ सकता है, तो इस तरह से 0.5 होगा। फिर आगे बढ़े हम लोग 15 नंबर में, किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रायिकता x/12 है और गलत है तो 2/3। तो सही प्लस गलत इक्वल टू क्या हो गया कुल यानी 1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2/3 1 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x/12 बराबर 2/3, 1/3 में से घट गया तो 1/3, 4 तिया 12 यानी x बराबर 4। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x बराबर इसका क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जो माइनस में होगा उसको कहीं किसी भी संख्या की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। हम लोग बात करते हैं फिर 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या कह रहा है कि 7/16 को दशमलव में अगर बदलेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, वो शांत होगा या अशांत होगा या दोनों होगा। तो 17 का मैं उत्तर देख पा रहा हूँ ये शांत है। इसी तरह से अगर 18 में देखते हैं तो 18 का उत्तर भी शांत होगा,
उसके बाद 19 पे बात कर रहे हैं। 19 के दशमलव रूप में कौन सा दशमलव यहाँ पर शांत हो सकता है, सबको हम लोग अगर सॉल्व करके देखेंगे तो पता चलेगा कि सी जो है वह क्या है, शांत। वैसे मैं बता दूं कि इसका नियम होता है कि हर 2n × 5m के रूप में अगर होता है तो वो हमेशा शांत ही होता है। तो 2 पे पावर 4 ये शांत ही होगा। यहाँ पर 6 और 5 है, तो यहाँ पर 5 तो है लेकिन 6 का कोई गिनती नहीं है, 11, तो इस हिसाब से ये हो गया आंसर। हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 20, दूसरे पेज में 20 नंबर में देखते हैं कि प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में लिखने का कौन सा अशांत, वही प्रश्न है, अशांत इसमें पूछा जा रहा है। तो अशांत कौन होगा, तो 20 का उत्तर हो जाएगा बी। क्योंकि इस 5 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 5 से, यहाँ पर 2 पर पावर क्यूब, तो यहाँ पर 2 और 5 के सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, इसलिए ये उत्तर होगा 5/9। बड़ा आसान है ये, आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने बताया अभी भी कि 2 पे पावर n × 5 पे पावर m की स्थिति में अगर हर रहता है तो वह हमेशा शांत होता है। यानी शांत होने का यही एक पहचान है कि हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m हो, जो कि ये नहीं फॉलो कर रहा है रूल को। ये 5 पे स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर 5, 2 पर स्क्वायर गुने 5 है ये, और 2 पे पावर क्यूब है, तो इस हिसाब से ये सभी शांत है, ये अशांत हो गया। हम लोग 21 की बात करते हैं। 21 को यानी कि अगर हम लोग 8 को 27 से भाग देंगे तो क्या होगा सॉल्व हो करके, तो जैसे ये 0 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाता है 21 का ए। ये रैकरिंग है, 2 9 7 के बाद फिर 2 9 7 2 9 7 रिपीट होता चला जाएगा, इसको रैकरिंग इसलिए कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 को अगर हम लोग देखते हैं, 0 1 क्या है, तो 0 1 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, या दोनों। तो 0 1 परिमेय संख्या है, चूँकि 0/1 p/q में लिखा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। 23 को देखते हैं, x² + 2x - x, x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग 23 नंबर का उत्तर हो जाएगा 0। 24 की बात करते हैं तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी 0 इसका भी होगा। 25 की बात करते हैं तो 25 का उत्तर हो जाएगा x² यानी x² 6x 9 सी। 25 का उत्तर हो गया सी। उसके बाद आते हैं 26 का। 26 का a³ + b³ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा a - b, सॉरी प्लस है ना, तो a + b a² - ab + b², यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर जो है बात करते हैं हम लोग 27 का। 27 का जो है 1 - 2a, हाँ नहीं, इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि 1 - 2 है, लेकिन यहाँ पर a - b × a² + b² + ab होना चाहिए, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 28 का। 28 में x² + 4x यानी 9 5 14, 9 5 45, यानी ये हो जाएगा 28 का सी। 29 की बात करें तो 29 का उत्तर हो जाएगा y² - 5y + 6, सब गुणनखंडन है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। y² - 5y + 6 का गुणनखंडन क्या होगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 29 का उत्तर हो जाना चाहिए डी, y², 3 2 5 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर की बात करें कि 999 का स्क्वायर, तो मैंने इसको पहले ही बता दूं कि ये इसका जैसे ही अगर ऐसा कुछ भी रहे तो जितना 9 है उतना से एक कम 9 लेना है, फिर जितना 9 उतना 0, और फिर सॉरी बीच में एक 8 देना है, फिर उतना ही 0 और 1, ये उसका उत्तर हो जाएगा, यानी 1 हो गया यहाँ पे। आप लोग फिर समझे कि जितना 9 रहता है, जैसे अगर हमको 999 पे स्क्वायर का जानना है तो इसमें से 1 9 8 0 1, अगर 9 9 9 क्यूब पे जानना है स्क्वायर तो 99 8 0 0 1, इसी तरह से अगर 9999 जो कि हम लोगों से पूछा जा रहा है तो 3 9 8 0 0 1, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा ये। इसके अलावा इसका जो है प्रक्रिया है,
बनाने का, उस हिसाब से देखा जाए तो 3, 9, 8, 3, 0 बी हो गया उसका उत्तर, कि इसका उत्तर हो जाता है बी। 31 की बात करें हम लोग कि 31 नंबर में क्या कहा जा रहा है, तो दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु दर्शाता है, अनेक हल को, अद्वितीय हल को, कोई हल नहीं, और या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा सी। बात करें यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो जो दो आसन्न कोण है बनते हैं उनका योग क्या होगा, तो 32 का हो जाएगा ए। तो 32, इसके बाद हम लोग आते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में है क्या, यदि दो रेखीय युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगा, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का हो जाएगा उत्तर बी। कह रहा दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण के माप क्या होगा, तो रैखिक युग्म जैसे कि ये और ये बराबर है, तो ये ए, तो 2a बराबर 180, तो क्या होगा 90। तो इस तरह से ये हम लोग बात करें किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योग होता है, तीनों कोणों का माप का योग 180। ये बहुत ही सरल सवाल था है। हम लोग बात करें अगला 35 नंबर सवाल को। 35 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। 35 नंबर सवाल को देख रहे हैं, तो कम से कम इसमें जो है 2 न्यून कोण हो सकते हैं। जैसे अगर हम समकोण ही बनाते तो ये 90 डिग्री, तो ये 30, 60 या 45, तो 2 न्यून कोण हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें तो तीनों खैर न्यून कोण हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि अधिक कोण भी बनाते तो अगर ये 120 है तो ये दोनों 90 से कम ही होगा, तो कुल मिलाकर के 2, अधिकतम 3 और मिनिमम 2 न्यून कोण हो सकता है। फिर बात करें अगला कि किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं होती है, किसी त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, यानी 36 का ए। किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण, बस जस्ट उसका जो है अपोजिट हो गया कि अगर समान भुजा हुआ तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, फिर समान होगा, यानी इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा ए। 37 का भी ए। 38 पर बात करें हम लोग, 38 किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री का है तो वह कौन सा त्रिभुज हो सकता है, समबाहु, यानी उत्तर हो गया बी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षलंब आधार को समद्विभाजित करे, यानी शीर्षलंब आधार को समद्विभाजित करे, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज कैसा होगा, तो वह त्रिभुज क्या हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है ना। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा 39 का ए। क्योंकि किसी भी त्रिभुज को समझना है, किसी त्रिभुज के शीर्षलंब आधार को अगर समद्विभाजित करता है वो त्रिभुज कैसा होगा, तो समद्विबाहु। वैसे समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु, इसमें से तो समद्विबाहु दिख रहा है इसलिए समद्विबाहु होगा। अगर समबाहु रहता तो फिर दोनों उत्तर हो जाता, इसलिए ये सही है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन मेरा एक दिया हुआ है तो वही मेरा उत्तर होगा। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण ए बराबर 100 डिग्री, तो बी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में है ना, ए बी बराबर ए सी और कोण ए 100, तो ये दोनों तो चूँकि बराबर है तो बराबर होगा, तो ये दोनों मिल करके 80 होगा, तो 40, 40, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो 40 का हो गया ए। 41 पर अगर हम लोग बात करें तो 41 जो है यह कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर 80, तो कैसा त्रिभुज होगा, तो 8 और 5 13, यानी 130। तो अगला क्या बच रहा है 50, तो इसका मतलब हो गया वह क्या, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु। इसका उत्तर 41 का क्या हो जाएगा, तो सी, सॉरी 50, 50, 100, 180, सॉरी समद्विबाहु। चूँकि अगर त्रिभुज है तो ये 50, ये 80 अभी दिया हुआ है, तो ये भी तो क्या होगा 50 होगा, समद्विबाहु, सॉरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे डैश भुजा होती है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 42 का क्या हो जाएगा बी। हम लोग 43 नंबर देखते हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा होती है,
43 का देख रहे हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से डैश होती है। तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है? हमेशा छोटी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग डैश से छोटी होती है। तो 44 का हो जाएगा कि किसी भुजा से नहीं, क्योंकि दो भुजाओं का योग हमेशा जो है तीसरी भुजा से बड़ी ही होगी, किसी भी भुजा से छोटी नहीं हो सकती। 45 नंबर देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण B 120 डिग्री हो तो B के सामने की भुजा सबसे डैश होगी। तो चूँकि 120 डिग्री हुआ है तो ये अधिक कोण हो गया, तो B के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा B। 45। अब हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते। पेज नंबर 3 में है कि किसी त्रिभुज के क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से डैश चतुर्भुज बनता है। क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कैसा त्रिभुज बनेगा? तो निश्चित रूप से समांतर चतुर्भुज बनेगा। ये कोई भी एक चतुर्भुज खींच लेते हैं और इसके मध्य बिंदु को अगर इस तरह से मिलाते हैं तो वो क्या होगा? इसमें से विकर्ण देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो यानी ये इस विकर्ण का समानांतर और आधा हो गया। यही काम इसमें भी पड़ेगा। इसी तरह से अगर इधर से करते, इस विकर्ण के हिसाब से देखते तो ये भी वही काम करेगा। तो इस तरह से देखते कि ये आमने सामने की भुजा बराबर है और यह क्या है? समानांतर भी है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया। 47 नंबर पर बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समकोण त्रिभुज हाँ ठीक, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से अच्छा ये मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो कौन सा त्रिभुज होगा? 47 नंबर देख पा रहे हैं, तो ये समकोण ही होगा। 48 में बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और क्या होता है? तो आधी होती है। यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजित रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? यानी 49 नंबर को अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो 49 का क्या हो जाएगा? बी। 50 नंबर पे बढ़े हम लोग। 50 नंबर में देख रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को 3 और 4 है तो तीसरी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 3, 4, 5। पाइथागोरीय त्रिक देखते हैं। 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 16 + 9 25, 25 का वर्गमूल 5। 51 नंबर में देखते हैं सर्वांगसम आयत का क्षेत्रफल डैश होता है। तो सर्वांगसम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बराबर होता है आगे बढ़ें। सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं। 52 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं, तो ये 52 नंबर का उत्तर हो जाएगा इसका डी। फिर आते हैं 53 नंबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण एक समकोण, तो चूँकि 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री का मतलब हो गया दो समकोण। फिर अगर हम लोग 54 नंबर देखते हैं, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के लंबाइयों के गुणनफल का डैश होता है। तो 54 नंबर समझ में आएगा फार्मूला सी, चूँकि 1/2 d1 × d2, तो यानी क्या हो गया? आधी। आगे बढ़े हम लोग 54 के बाद 55 कि समलंब का क्षेत्रफल उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का क्या होता है? तो 55 नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी आधी। 56 नंबर में देखें कि 56 नंबर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 4 त्रिभुजों में विभक्त करते हैं, तो चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या संबंध होंगे? तो 56 नंबर का उत्तर देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा
बी चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। 57 नंबर देखते हैं, किसी अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? हमेशा समकोण, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 57 का सी। बात करें 58 की ओर, चक्रीय चतुर्भुज के एक कोण 75, तो उसके सम्मुख कोण क्या होगा? तो चूँकि सम्मुख कोणों का योग 180, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी 105। अब हम लोग बढ़ते हैं 58 के बाद 59 को देख रहे हैं। 59 में है कि बराबर वृत्तों के बराबर चापों के संगत जीवाओं की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो निश्चित रूप से 59 का उत्तर हो जाएगा ए। 60 में आते हैं, यदि किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों के माप 72 और 180 डिग्री है, तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? तो चूँकि सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज, यानी उत्तर हो गया ए। 62 नंबर में अगर बात करते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज 61 नंबर बात करते हैं, तो एक वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज बनाया गया, तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर केंद्र कितना कोण बनाएगी? तो 61 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी 60, चूँकि 6 भुजा वाला, तो केंद्र में 360 बटा 6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो 62 का उत्तर हो जाएगा बी स्पर्श बिंदु। हम लोग 63 नंबर को देखते, किसी चक्रीय चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं? तो ये एक समकोण के, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 63 का ए। 64 का, दो भिन्न वृत्त अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर परस्पर काट सकते हैं? तो 64 का उत्तर हो जाएगा बी यानी 2। 65, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण किस प्रकार का होता है? समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का उत्तर हो जाएगा सी न्यून कोण। 66, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:2 और क्षेत्रफल हो गया 600 वर्ग मीटर, तो 3 दूनी 6, 100, तो इसके आधार हो जाएगा 30, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 66 का बी। बात करें 67 का बात करें, एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 15 और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 13, 15 हो गया 28, 28 और 25 जोड़ देते हैं तो 28, 5, 33, 33 और 20, 53, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 67 का बी। 67 के बाद 68 देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार हो गया 12। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये 12, तो इसको अगर इस इधर से आ जाता है तो ये 6, ये 10, तो ये हो जाएगा 8, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 12 गुना 8, तो यानी हो गया 1/2 12 गुना 8 4 तो 48, तो 48 कौन हो गया ए। 69 की बात करें तो -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो निश्चित रूप से ये द्वितीय। 70 की बात करें तो 70 का ए। 71 की बात करें तो 71 का मूल बिंदु का निर्देशांक डी। अब आखिरी 30 सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि आखिरी 30 सवाल हम लोगों को क्या कह रहा है कि 72 का उत्तर हम लोग देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 73 का उत्तर हो जाएगा कि ये किस पाद में स्थित है? तो 73 में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला -4 और 3 है, तो निश्चित रूप से ये भी द्वितीय में ही होगा। 74 की बात करते हैं तो 74 में किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल तो 10 चौके 40, यानी इसका उत्तर हो जाएगा
सी घन का या घनाभ के कुल कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण अगर बात करते हैं घन या घनाभ का तो निश्चित रूप से होता है 4। अब बात करें 76 में देखते हैं किसी घनाभ के में किनारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो घनाभ में किनारों की कुल संख्या घनाभ में किनारे यानी 12। 76 का कितना हो गया? ए तो 76 में हम लोगों ने देखा कि किसी घनाभ में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी किनारों की? तो 12। अब हम लोग 77 नंबर देख रहे हैं कि 10, 5 और 6 मीटर किनारों वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H यानी 10 × 5 × 6 6 पंचे 30 यानी 300। त्रिभुज में कितनी बीमाएँ होती है? तो निश्चित रूप से त्रिभुज में 2 बीमाएँ होती है यानी कि लंबाई चौड़ाई यानी कोई 2 ही हो सकता है। 79 की बात करते तो 2 घनाभों का आयतन 8:27 है। तो 8:27 है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उनके कोणों का क्या हो जाएगा? तो इसका घन रूट निकाल लेंगे तो 2:3 होना चाहिए यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। 79 का डी। 80 का देखते हैं 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया तो बताए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा? तो 80 का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चला कि उसका उत्तर होगा बी यानी 48। हम लोग देख रहे हैं 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया। ठीक है, बताए सभी 27 घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन हो सकता है? आप इसको कैलकुलेट करें, इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो पता चला इसका उत्तर हो जाएगा 162। बात करें 82 का, ये सब मेंसुरेशन से संबंधित है। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन डैश घन सेंटीमीटर होगा। तो आप इसका उत्तर फिर कैलकुलेट करें तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चूँकि 10 का क्यूब 10 × 10 × 10 यानी 1000। इस तरह से फिर हम लोग देखें क्या, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके सम्मेलन के आयतन में कितना है? तो त्रिज्या दुगुनी कर दिया गया, आयतन बोल रहा है तो त्रिज्या दुगुनी तो स्क्वायर पाई स्क्वायर एच होता है तो स्क्वायर हो गया 3 का, तो दुगुना ऊंचाई भी तो यानी कि 2 क्यूब यानी 8 गुना, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 83 का बी नंबर। बात करें 84 का, तो 84 में है कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों की त्रिज्या 2:3 है। ठीक है, तो समान ऊंचाई तो समान है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है 2:3, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो पाई स्क्वायर एच होता है आयतन, तो एच तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है दोनों में, तो आर दोनों का भिन्न है तो आर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से इसका 84 का उत्तर हो जाएगा ए। 85 नंबर देखते हैं, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्षेत्रफल इसका जो है 100 सेंटीमीटर और पाइप की मीटर की लंबाई हो गया 10, तो उसमें कितना पानी आएगा? तो पाई और स्क्वायर एच, तो पाई इसका फार्मूला होता है पाई और स्क्वायर एच, तो पाई स्क्वायर एच, ये पाई स्क्वायर कितना दिया? 100, ऊंचाई हो गया 10 यानी कि 1000, और इसको अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि 85 का उत्तर हो जाएगा सी यानी 100 लीटर। हम लोग देखें 85। इसके बाद हम लोग 86 नंबर पर देखते हैं। 86 नंबर सवाल कर रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ 2πr/h और ऊंचाई दिया है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा 86 का बी नंबर यानी 396। इसका उत्तर हो जाएगा 396। अब 87 की बात करें तो 87 का उत्तर हो जाएगा बी यानी 5:1। 88 का बात करें तो 88 का उत्तर हो जाएगा बी। आप सब इसको कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान है, फार्मूला पे बैठाते जाएं कि व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या 14 हो गया, ऊंचाई 20 हो गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr/h + 2πr² होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पता चला 2992 इसका उत्तर हो जाएगा 88 का।
89 की बात करें तो 89 का उत्तर को भी अगर हम लोग सॉल्व करें कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का 3 पाई स्क्वायर होता है, तो पाई तो दिया हुआ है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, 49 को अगर 3 से गुना करेंगे 9 3 27, 4 3 12 1 13 14, यानी कि इसका 89 का उत्तर हो जाएगा बी। हम लोग बात करें 90 अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि वृत्त का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अर्धवृत्त ऐसे होता है तो इसका आधा तो हो गया 2 पाई आर का पाई आर, और ये जो है ये डी हो गया, यानी तो पाई आर प्लस डी, यानी इसका 90 का उत्तर हो जाएगा सी। 91 का बात करें 1 मीटर प्रति सेकेंड को कितने के बराबर हो गया, यानी किलोमीटर पर आवर में अगर हम लोग देखते हैं इसको, ये सॉरी कहीं पर ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में, कहीं किलोमीटर पर सेकेंड में भी दिया है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 91 का उत्तर हो जाएगा सी। इस तरह से हम लोग 92 पर जाते हैं। एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करें कि एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं। चूँकि 24 घंटे का दिन होता है तो 24 गुने 60 यानी 1440 मिनट। फिर इसको अगर हम लोग 60 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 14 6 84 85 86, और ये यानी 86,400, यानी इसका उत्तर होना चाहिए 92 का सी। फिर बात करते हैं 93 का, कि 93 का क्या होगा, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में आप जानेंगे पता देखेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी इसका उत्तर हो गया ए। 94 में 4 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। ये सब बड़ा आसान सब प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, और ये सब दैनिक क्रियाकलाप में यूज होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 95 को अगर सॉल्व करते हैं, ये बोर्ड मास पर आधारित है जो कि आपको जानना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 95 का ए, यानी 9। चूँकि 2 एकम 2 1 हो गया और इधर 0 हो गया, तो 1 और 8 8 1 9। ताश के 52 पत्तियों में जो है कितने जैक होते हैं, तो प्रत्येक जो है 4 भाग में बटा हुआ, प्रत्येक में एक एक जैक होता है, तो कुल कितने जैक हो गया 96 का उत्तर हो जाएगा सी। 98 महान गणितज्ञ रामानुज किस देश के थे, तो ये हमारा सौभाग्य है कि ये महान गणितज्ञ हमारे ही देश के थे, यानी कि भारत का। 1 से 100 तक की गिनती में कितने एक आते हैं। आप बड़ा ये मज़ेदार सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। तो 1 से लेकर के पहले हम लोग 9 में देखते हैं तो 1, अब यहाँ या 10 तक में आ जाते, 10 से फिर 20 तक में, 20 से फिर 30 तक में, इस तरह से हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि इतने 1 से 100 तक की गिनती में 1 की संख्या कितनी हो जाती है, तो 21। वैसे कौन से अंक हैं जिन्हें स्वयं से जोड़ने पर और गुना करने पर समान अंक आते हैं, तो ऐसा देखेंगे कि कौन सा ऐसा होगा जोड़ने पर भी और गुना करने पर भी समान अंक आते हैं। तो बस होगा क्या 99 का, तो 99 का उत्तर वैसे इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वह होगा 2, कि अगर इसको स्वयं में जोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, और इसको अगर गुना करते हैं तो भी उत्तर आता है 4। अब ये रहा आपके लिए लकी क्वेश्चन। चूँकि ये जो 100 नंबर का प्रश्न है, ये सेम प्रश्न को दोहरा दिया गया है, ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन ये आपके लिए फिर 4 नंबर बोनस दे दिया, क्योंकि सेम प्रश्न जो 97 में है वही प्रश्न आपको 100 में मिल रहा है कि महान गणितज्ञ रामानुज किस देश के थे, तो वो भारत के। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों का उत्तर को सॉल्व किया, 100 प्रश्नों को सॉल्व करके उत्तर पाया, और मेरा विश्वास है कि आप लोग का उत्तर मेरे उत्तर से ज़रूर मैच खाते होंगे, और आपको मैं विश करता हूं कि आप सर्वाधिक नंबर लाएं और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएं, अपने गुरुजन का मान सम्मान बढ़ाएं। हम लोग फिर मिलेंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए।